अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम सेक्शन 126 सीआरपी से पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक केस सेक्शन 125 का भी है, वो है डॉक्टर विजया मनोहर अरवट बनाम काशीराम राजाराव सबाई। तो ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस है, AIR 1989 सुप्रीम कोर्ट 1100 जो है इसका साइटेशन है। इसके अंतर्गत यह डिसाइडेड किया गया था कि यदि अपनी परवरिश के अंतर्गत असमर्थ जो माता पिता हैं, उन माता पिता के भरण पोषण का जो दायित्व है, जो लायबिलिटी है, वह विवाहिता पुत्री का भी है। लेकिन इसके लिए विवाहिता पुत्री के लिए यह आवश्यक है उसकी लायबिलिटी तय करने से पहले कि उस पुत्री के पास अपने निजी पर्याप्त साधन हो और उस पुत्री की समुचित आय हो, यानी कि वह पुत्री अर्निंग करती हो, यानी कि पैसा कमाती हो। तो ये इसमें केस हो गया। इसके बाद इसका जो इस जो आदेश है सेक्शन 125 के अंतर्गत जो आदेश जारी किया जाता है, उस आदेश के संदर्भ में भी यह प्रावधान किया गया है कि धारा 125 के अधीन जारी किए गए मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए गए जो आदेश है, उस आदेश का पुनरीक्षण जो रिवीजन है वह CRPC की सेक्शन 397 के अधीन किया जा सकता है। तो CRPC की सेक्शन 300 इसमें इस सेक्शन को पुनरीक्षण भी किया जा सकता है। इसके बाद इस सेक्शन की नेचर के बारे में हम आते हैं। तो सेक्शन 125 की जो नेचर है, जो प्रकृति है, वह है धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, यानी कि यह सेक्युलर सेक्शन है। तो इसमें केस लॉ है मोहम्मद अहमद खां बनाम शाहबानो बेगम, ये 1985 का केस है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड यह केस है। इस केस के अंतर्गत सेक्शन 125 के संदर्भ में यह सुप्रीम कोर्ट ने अभिमत व्यक्त किया है कि यह धारा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है और यह इसमें भारतीय समाज की जो विविधता है, डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी, उसकी झलक इसके उपबंधों में स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है। और इस धारा के जो प्रावधान हैं, सेक्शन 125 CRPC के जो प्रावधान हैं, वह मुस्लिम शरीयत जो विधि है उस शरीयत विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल यानी एडवर्स प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने कल बताया था आपको कक्षा में कि 1986 में जो संविधान के माध्यम से यह हमारी संसद ने एक एक्ट पारित किया था और अहमद जो शेख का जो केस है, इसके निर्णय के बाद भी यह एक्ट पारित किया गया था और यह भरण पोषण मुस्लिम महिला तलाक के पश्चात अधिकारों का संरक्षण 1986, तो इसमें भी एक भरण पोषण का जो प्रावधान है वह किया गया है। और अब एक इसमें स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस भरण पोषण के आदेश को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो यदि तलाकशुदा कोई पत्नी है जो सेक्शन 125 के अंतर्गत पति से भरण पोषण प्राप्त कर रही है, किसी जारता के कृत्य के अंतर्गत वह महिला अगर लिप्त है या बिना किसी उचित कारण के अपने पति के साथ रहने से वह इनकार करती है या आपस में दोनों एक दूसरे से पृथक वो रह रहे हैं, तो ऐसी अगर कोई शिकायत सही पाई जाती है तो मजिस्ट्रेट जो ऐसा अपना जो आदेश है उस आदेश को कैंसिल जो कि वह कर सकता है। इसके साथ साथ यह भी इसमें उपबंधित है कि भरण पोषण के आदेश में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि सेक्शन 127 जो CRPC का है वह यही कहता है कि भरण पोषण की राशि में परिवर्तन या परिवर्धन हेतु सेक्शन 127 के अंतर्गत न्यायालय को जो शक्ति है वो प्राप्त है। तो ये तो हमारे सबस्टेंसिव जो प्रोविजंस थे भरण पोषण के संदर्भ में वो थे। अब हम आगे की हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस दावे को इसके जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को लागू करवा सकते हैं और किस प्रकार से भरण पोषण की राशि को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेक्शन 126 के अंतर्गत प्रोसीजर दे रखा है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सेक्शन 125 के अधीन जो कार्रवाई है वो किसी
ऐसे जिले के अंतर्गत की जा सकती है जहां वह व्यक्ति स्वयं है यहाँ, या जहां वह है यहाँ उसकी पत्नी निवास करती है, या जहां उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ या अधर्मस जो संतान है उस संतान की माता के साथ उसने निवास किया है। इसके साथ साथ सेक्शन 126 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत दे रखा है कि ऐसी कार्रवाई में साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण की आदेश का संदाय देने की प्रस्तावना है, अथवा जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अगर उसको अभिमुक्ति दे दी गई है, तब उसके प्लीडर की उपस्थिति के अंतर्गत ऐसा साक्ष्य लिया जाएगा और उस रीति से लिखा जाएगा जो समन मामलों के लिए विहित है। यानी समन मामले में जो निर्धारित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही हम भरण पोषण के आदेश की प्रक्रिया को अंजाम देंगे, यानी कि उस प्रकार से एविडेंस को लिखेंगे। अब किसी व्यक्ति को जिसको भरण पोषण के संदाय का आदेश दिया गया है, आदेश दिए जाने के 3 महीने के अंदर आवेदन पर अगर वह अच्छा कारण बताता है और वह इस प्रकार से कि वह अपास्त करने के लिए अगर वह आवेदन लिखता है तो वह 3 जो मार्च की अवधि के अंतर्गत वह उस न्यायालय के अंतर्गत आवेदन कर सकता है जिसने आदेश जारी किया और ऐसे आदेश को कैंसिल भी किया जा सकता है संबंधित न्यायालय के माध्यम से। सेक्शन 126 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होगी और वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश जो कि वह दे सकता है जो कि न्याय संगत उसको प्रतीत होता हो। अब सेक्शन 127 के अंतर्गत इसके भत्ते में परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है। तो इसके अंतर्गत है सेक्शन 125 के अधीन भरण पोषण के लिए अथवा अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या यथा स्थिति अपनी पत्नी या संतान या माता या पिता को मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में अगर तब्दीली हो जाती है, परिस्थितियाँ उसकी चेंज हो जाती है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो उन परिस्थितियों के साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट ऐसे भत्ते के अंतर्गत परिवर्तन कर सकता है और इस प्रकार का वह परिवर्तन कर सकता है जैसा कि वह मजिस्ट्रेट उस आदेश में परिवर्तन करना आवश्यक समझे। और जहाँ 127 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई भी आदेश किसी सक्षम जो सिविल न्यायालय है उस सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द कर दिया या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहाँ वह उस आदेश को रद्द कर देगा। यह ऐसे आदेश के अंतर्गत वह परिवर्तन भी कर सकता है। अब इसका सेक्शन 127 सेक्शन सब क्लॉज 3 इम्पॉर्टेंट है। उसके अंतर्गत कहा गया है कि जहां धारा 125 के अधीन कोई आदेश किसी ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और जहां मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान हो जाता है कि उस स्त्री ने ऐसे विवाह की तारीख के पश्चात रीमैरिज कर ली है, यानी कि पुनर्विवाह कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। सब क्लॉज 2 के अंतर्गत है उस स्त्री के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को किसी रूढ़िजन्य प्रथा के अंतर्गत या स्वीय विधि के अंतर्गत ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख पर दी थी, तो उस आदेश को वह दिए जाने की तारीख से या उस अन्य दशा के अंतर्गत उस अवधि में यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से उसको निरस्त कर देगा। सब क्लॉज ग के अंतर्गत ये दे रखा है कि उस स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने स्वेच्छा से अगर अपने अधिकारों का अभ्यर्पण किया है तो आदेश को उस तारीख से रद्द कर लेगा। और सब क्लॉज 4 भी इसमें इम्पोर्टेंट है। वो कहता है किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने धारा 125 के अधीन कोई भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण के अधीन किसी प्रकार के मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की गणना भी करेगा तो ऐसे आदेश के अनुसरण में
भरण पोषण की या उसमें से किसी यथास्थिति मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदा की जा चुकी है या उसके द्वारा वसूल की जा चुकी है। इस प्रकार से हमने सेक्शन 125, 126, 127 इसमें हमने पढ़े और सेक्शन 128 जो है वह है भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के खर्चे यथास्थिति के आदेश का परिप्रवर्तन यानी कि उनका लागू करवाया जाना। इसमें है भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों के खर्चे का आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को जिसे भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाइयों खर्चा दिया जाना है निःशुल्क दी जाएगी। और ऐसा आदेश के प्रवर्तन किसी स्थान में जहाँ वह व्यक्ति है या जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में भत्ते देय खर्चे को न दिए जाने की स्थिति में मजिस्ट्रेट के समाधान होने की स्थिति के अंतर्गत किया जा सकता है। तो आज हमने हमारी कक्षा में सेक्शन 126 से लेकर 128 तक पढ़ा। आगे की जो कक्षा है आपकी उस कक्षा में मैं आपको जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किस प्रकार से अपनी पावर्स की यूज करते हैं, किस प्रकार से उनको पावर्स प्राप्त हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे कक्षा में मैं आपको ये नया टॉपिक पढ़ाऊँगा। थैंक यू।